मेरा नाम नील पटेल है और मैं पूना में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी है। अपने पापा की एकलौती संतान होने की वजह से वह मुझे काफ़ी लाड प्यार करते हैं। मेरी हर ज़रूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार कराया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेड रूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है माँ? माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद था। यह खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर डर गए और संकट में आ गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए, पर रात के 3 बजते ही जमीन से आवाज़ें आना शुरू हो गया। पापा, माँ और मैं तीनों मेरे कमरे में वह आवाज़ें सुनने लगे। अभी अचानक घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। यह सब फिल्मी लगता है, पर जब रियल में यह सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल के जमीन नीचे से भी तेज तेज आवाज़ें आने लगी। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सबकी जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने जमीन मालिक को यह पता था कि इस जमीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या भला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुला लिए और पूरे घर की जमीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला किया। पारलौकिक गतिविधियों की जांच करता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस जमीन से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह किसके कंकाल है और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है उस दिन के बाद
कंकाल निकल जाने के बाद हमारे घर में कभी भी कोई पारलौकिक घटना नज़र नहीं आई है, पर दिल में यह ख्याल हमेशा रहता है कि वह लोग कौन होंगे जिन्होंने मारकर उसके हत्यारे में उस प्लॉट के नीचे दफनाया गया होगा। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? और थैंक यू गाइस, आपने ये कहानी सुनी। अब मैं आपको दूसरी कहानी कहता हूँ, ठीक है? आपको कैसी लगी पहली कहानी कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों? दूसरी कहानी विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा हूँ। मेरा नाम विशाल बादल है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे पिताजी काफ़ी कंजूस मक्खी चूस किस्म के इंसान हैं। अपनी पढ़ाई का कहूँ तो तारे ज़मीन पर फिल्म के इंसान अवस्थी और मेरी हालत लगभग सेम है। बचपन से ही 3 चीज़ों का तगड़ा शौक है, बाइक, मोबाइल और एक अच्छी गर्लफ्रेंड। पर मेरी फूटी किस्मत से मेरे पापा तीनों ही नहीं थी। उस वक्त तक 10वीं की परीक्षा में 3 बार गुलाटी खाने के बाद पिताजी ने मुझे हाथों से पीटना छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें जब भी गुस्सा आता तो वह छड़ी, जूते, बर्तन जो हाथ लगे उसी से मेरा सत्कार कर देते। किस्मत से मेरे मामा को मुझ गरीब पर रहम आया और उन्होंने मुझे एक बढ़िया सा मोबाइल गिफ्ट कर दिया। काश उन्होंने मुझे कभी मोबाइल दिया ही ना होता। मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो उस भयंकर भूतनी का मैं शिकार हुआ ही नहीं होता। मामा के दिए हुए मोबाइल को लेकर मैं पूरे मोहल्ले में राजा बना घूम रहा था, जैसे किसी अरबी शेख को नया तेल का कुआं मिल गया है। मैं पीपल के पेड़ के पास बैठकर मेरे दोस्तों को नया मोबाइल दिखा ही रहा था कि वहाँ एक अजनबी लड़की आई। उसने पूछा कि नया फ़ोन लिया? मैंने कहा हाँ। उसने कहा दिखाओ। मैंने फ़ौरन मोबाइल उसके हाथ में दिया। उस डायन लड़की ने मेरा मोबाइल हाथ में लेकर पास की दीवार पर दे मारा। मैं तो गुस्से से लाल हो गया और मेरे सारे दोस्त भी उस अजनबी सरफिरी लड़की की यह हरकत देखकर चौंक गए। मैंने फ़ौरन अपने मोबाइल को समेटा और बैटरी कवर वगैरह जोड़ा तो देखा कि मेरा मोबाइल तो सलामत था। मैं उस लड़की से झगड़ने लगा क्योंकि एक तो पहली बार मोबाइल हाथ आया और इसने डायरेक्ट उसने फोड़ दिया। मेरे साथ मेरे दोस्त भी उसे बुरा भला कहने लगे। वह लड़की कुछ भी बोले बिना आगे चलने लगी। मैं अपने दोस्तों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरा प्लान उसके घर जाकर उसके बाप से उसकी शिकायत करने का था। हम 4 लड़के उसके पीछे थे, यह उसे पता चल चुका था। आगे रास्ते में एक अंकल चाय पीते पीते मोबाइल पर बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस अंकल को धक्का दे दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर रोड पर पटक दिया और आगे बढ़ गई। फिर ये आफत आगे एक गार्डन में घुस गई। वहाँ एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी खड़ी मोबाइल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसने उस बेचारी लड़की को करारा तमाचा मार दिया और उसका भी मोबाइल छीनकर गार्डन के फाउंटेन फव्वारे में फेंक दिया। हमने फौरन उसका रास्ता रोका और मैंने उसे कहा कि बहुत चर्बी चढ़ी है, पुलिस को बुलाओगे? वह गुर्राते हुए बोले कि हाँ बुला लो। उसे कहो कि तुम्हारी लाश गार्डन में पड़ी है और एक भूतनी तुम्हारा मांस खा रही है। इतना बोलकर वह उल्टी मुड़ गई। मेरे दोस्त बोले कि चल यार, ये कोई मेंटल पगली लगती है। उसे वही छोड़कर हम चारों वापस घर जाने लगे। पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की हमारे पीछे आ रही थी। मेरे तीनों जिगर जान दोस्त उस लड़की को पीछे आते देखकर मेरा हाथ छुड़ाकर ऐसे भागे जैसे कि डूबते जहाज से चुंबे भागते हैं। अब तो मेरी भी फटने लगी थी। मैं भरी जवानी में किसी भूतनी का शिकार नहीं होना चाहता। गाइस, भागना तो मैं भी चाहता था, पर मेरी खोखली मर्दानगी ने और मेरे अहम ने मेरे पैर बांध लिए। कुछ ही मिनटों में वह लड़की मेरे साथ चलने लगी। मुझे पता नहीं था इस बार वह मेरा मोबाइल फोड़ेगी कि मुझे फोड़ेगी। गली के नुक्कड़ पर पहुंचते ही उसने मेरे बाल पकड़ लिए और फिर से मेरा मोबाइल मांगा। मैंने मना किया तो उसने मुझे मेरे बालों से पकड़कर जमीन से
3 फीट ऊंचा उठा लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया। उसने मुझे बालों से हवा में लटका रखा था और वह खुद भी हवा में थी। उसने मेरा नया मोबाइल मुझसे छीनकर अपने दांतों से चबा डाला। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा तो उसने मुझे ऊपर से नीचे की ओर उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और वह ऊपर आकाश की ओर चली गई। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मेरे आजू बाजू मेरे गद्दार फट्टू दोस्त मौजूद थे और हैरत की बात थी कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में सही सलामत था, जबकि उस भूतनी लड़की ने मेरे सामने मोबाइल चबाया था। मेरे झूठे दोस्त कहते हैं कि वह कभी मुझे छोड़कर भागे ही नहीं थे और उन्होंने कहा कि गार्डन से लौटते वक्त मैं ही पलटकर उस लड़की के पीछे फिर से गया था। भगवान जाने कि मेरे साथ हुए उस दर्दनाक हादसे की सच्चाई क्या थी। और हाँ, अब मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह भूतनी फिर से मुझे पकड़े और बाल पकड़कर हवा में लटका दे। इस बात का कोई पक्का प्रमाण तो नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्कैरी लव स्टोरी करने जा रहा हूँ। डरावनी लव स्टोरी, एक छोटी सी लव स्टोरी, लव विद घोस्ट, अ शॉर्ट लव स्टोरी। मित्रों, मेरा नाम राजेंद्र यादव है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता हूँ। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपना घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर पूरा करता हूँ। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी तो उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे टालते हुए मैं घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। मुझे उसकी प्यारी सी मुस्कान से प्यार हो गया था, लेकिन कभी रोकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहां नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उधर ना कभी बात की थी, इसीलिए उसका पता भी नहीं लगा सकता था। मई के कई दिनों तक उस लड़की के नहीं दिखने से मैं बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता, पर वो मुझे नहीं दिखी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। मैं अचंभित रह गया कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से क्यों बात कर रही है, लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना मैं खो गया कि ये सब बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों बाइक पर उससे मिलने को गए, क्योंकि कभी मैं लड़की से अकेले नहीं मिला था तो घबरा रहा था। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। मैंने काफी फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ। मैं घर लौट गया और घर में घुसते ही उसका फोन आया तो मैंने गुस्से से कहा कि हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई? तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझसे अकेले में मिलने आना। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उससे बात करने को उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख रहा था और जिससे मैं बात कर रहा था वो एक आत्मा थी। मुझे फिर भी विश्वास नहीं आया। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया की फोटो पर माला लगी थी।
उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन से मैंने अपनी वो सिम निकाल कर फेंक दी और नए नंबर्स ले लिए। फिर कभी फोन नहीं आया। लेकिन आज भी मैं कोई अननोन नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। मित्रों, अगर आपको मेरी आप बीती पसंद आए तो जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और गाइस वीडियो को 100% शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। जिस तरह हमारे यहाँ आपातकाल पुलिस होती है, उसी तरह अमेरिका में एक अलग पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम जंगलों और पहाड़ों पर खोए हुए लोगों को ढूंढने का होता है। नीचे बताई गई कहानियाँ बिल्कुल सच्ची है और अवसर के साथ घटित हो चुकी है। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज़्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसल कर रास्ता भूल जाते हैं और वापस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहाँ हो वहीं रहो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहाँ ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला के रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का जिम्मा मुझे दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नज़र सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफ़ी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फ़ोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बेर दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था, बच्ची ने बताया। आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब भालू अंकल ने कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि शायद किडनैपिंग का केस है और बच्चे तो किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से छानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहां आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसे कि भालू के होते, और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। बच्ची ने यही कहा। हमने उसके इलाके कई हफ्तों तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ का सबसे लंबे चले केस में से एक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल को। और गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। हॉन्टेड कैमरा। लोहाई अखबार रद्दी, लोहाई अखबार रद्दी ले लो। बाहर कोई रद्दी लेने वाला कबाड़ी आवाज लगा रहा था। रेखा ने अंदर से आवाज सुनी और बच्चों को कहा, देखो बेटे जरा, वहां बाहर शायद रद्दी वाला है, रोको, कुछ कबाड़ इकट्ठा हुआ है, दिवाली की सफाई में निकाल देते हैं। गौरव ने आवाज देकर रद्दी वाले को रोक लिया। रद्दी वाला सांवला सा कोई 30-35 के बीच रहा होगा।
बोहनी होने की आशा में अपनी साइकिल पीछे खींच लाया। तुम्हारे पास तो कुछ रखने को सामान नहीं, रेखा ने उसको टोकते हुए कहा। वह कहने लगा, अभी नया नया धंधा शुरू किया तो अभी रेडी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? जी मैं तो मैकेनिक का काम करता था, एक दुकान पर डेली का हिसाब होता था। अब लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया। तो अभी पिछले हफ्ते से जब छूट मिली तो यह काम शुरू किया है। उसकी आवाज में परेशानी थी। अच्छा, रेखा जी चुप हो गई। आप चिंता मत करो, मैं बोरों में भरकर ले जाऊंगा। जो भी मेरे को मिलेगा आप बताइए, घर में क्या क्या है, मैं अभी निकालवाती हूँ। अखबारों का ढेर, कुछ टूटी फूटी प्लास्टिक, लोहा आदि बच्चों से निकलवा कर ढेर लगा दिया। वह चुपचाप देखता रहा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बस यही है। हाँ, तेरे पास तो ले जाने के लिए भी ज्यादा कुछ साधन नहीं है। अखबार ही होंगे 25-30 किलो। तो नहीं जी, आप चिंता मत करो, सब ले जाऊंगा मैं। मेरे पास बोरियां बांधने के लिए रस्सी भी है। उसने एक बोरी में से रस्सी निकाल कर दिखाई। और कुछ क्या जी? कोई और सामान, पुरानी वॉशिंग मशीन, कूलर, सिलाई मशीन, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सी, जो भी आपके पास पुरानी चीज हो। अच्छा, रेखा जी ने एक पल सोचा और गौरव, बेटा जरा पीछे से बड़े में कोने में मेरी पुरानी सिलाई मशीन और पॉलीथीन में कुछ सामान है, ले आना। रेखा जी ने पॉलीथीन से एक पुराना कैमरा निकाला। मम्मी, ये तो दादाजी का है ना? हाँ, यूं ही पड़ा था पुराने सामान में। जब से वह गायब हुए किसी ने उपयोग नहीं किया, उपयोग में नहीं लिया। शायद मुझे सफाई में मिला। अब हमारे काम का तो है नहीं। और कैमरा कह रहा था, मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो, मैं तो इसमें कैद हूँ। सुबुक। आधे घंटे बाद, बिना तोले मोल भाव के बाद, वह कबाड़ी वाला रद्दी लोहा, सिलाई मशीन और कैमरा लेकर बदले में 600 रुपये देकर चला गया। और रेखा जी पैसे लेकर एक डब्बे में रख चुकी थी। जब भी वह रद्दी का कुछ सामान बेचती थी, इसी तरह इसी डब्बे में रद्दी वाले पैसे रख लिया करती थी। यह पैसे वह काम वालियों को या किसी देने वाले को देने में काम लेती थी। शाम को जब वह कबाड़ी वाला घर पहुंचा तो बहुत खुश था। आज उसके पास पैसे भी थे और एक पुरानी सिलाई मशीन और एक कैमरा भी। उसने मशीन अपनी बीवी को दिखाई। यह देख, थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, मैं तो कपड़े सिलने के काम आ जाएगी। हो सकता है हमें यही धंधा करना पड़े रोजी रोटी के लिए। और उस पॉलीथीन में क्या है? उसकी पत्नी ने कहा, वह एक पुराना कैमरा है, कोई उसको भी देख लूंगा, चल रहा है कि नहीं, रील वगैरह है या नहीं है। तेरे को शौक था ना फोटो खिंचवाने का, मेरे पास तो स्मार्ट मोबाइल है, नहीं तो कैमरे में तेरी फोटो खींच लूंगा। पत्नी निहाल हो गई। पति कितना ध्यान रखता है उसका। इतनी देर में उसकी बेटी आई, 7-8 साल की, बड़ी चुलबुली सी। और मेरे लिए क्या है पापा? मम्मी के लिए मशीन, अपने लिए कैमरा, मेरे पास लिए क्या है? वह मचल गई और उसके कंधे पर चढ़ गई। कबाड़ी वाला मुस्कुराया। मशीन भी तेरे लिए, कैमरा भी तेरे लिए, और हम दोनों भी तेरे लिए। देख, तेरी मम्मी मशीन से तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलेगी, उसमें मेरी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी जैसे लगेगी। सबके फोटो खींचेंगे, है ना? वह खुश हो गई। तब भी उसने सोचा, चलो कैमरे को देखते हैं, क्या पता इससे रील हो। जब उन्होंने बेचा है, उन्हें तो खुद ही पता कि कब से बंद पड़ा है। और उसने कैमरा खोला, देखा कैमरे में रील थी। इसका मतलब कि इसमें फोटो खींच सकते हैं। वह खुश हो गया। छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियों में बदल जाती है और वही उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा जाती है। उसने तुरंत अपनी बेटिया को, पत्नी को साथ खड़ा कर दिया। चलो मैं तुम्हारी अभी फोटो खींच लेता हूँ, अपने कैमरे से पहली फोटो। और उसने कैमरा क्लिक किया। बड़ी सुंदर फोटो है, एक और खींचता हूँ, फिर मैं इसकी रील पूरी कर धुलवा लूंगा।
वह कैमरे के नेगेटिव में नजर गड़ाए बोल रहा था। कहते हुए उसने कैमरा में फोटो खींचने जैसे ही उसने सामने देखा, ये क्या। अब फोटो खिंचवाते खिंचवाते ये दोनों अचानक कहाँ चली गई। पत्नी और बेटी दोनों ही गायब थी। वह कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, मैंने फोटो खींची थी। उसने सोचा शायद फोटो खिंचवाकर बाहर गई है किसी को बताने। ये औरतें भी अजीब ही होती है। घर में थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देती है। बाहर गया, चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे वे कहीं नजर नहीं आई। फोटो खींच रहा था तब भी नहीं चली गई क्या? सोते हुए उसने कैमरे को दोबारा निकाला और देखने लगा नेगेटिव में उनकी फोटो है। फिर वहां कहाँ गायब हो गई दोनों बिना बताए। हम यहाँ हैं, हम यहाँ। कैमरा चीख रहा था, पर अफसोस किसी को सुनाई नहीं दे रहा था और हैरान परेशान उसने कैमरे को वही छोड़ा और बेटी और पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। शाम से रात हुई और रात से सुबह, पर दोनों का पता ना चल लग पाया और सुबह होते ही थाने पहुंच गया रिपोर्ट दर्ज कराने। थानेदार ने पूछताछ की, लड़ाई तो नहीं हुई थी। सारी छानबीन के बाद वो संतुष्ट हुआ। उसने कहा अपनी पत्नी और बेटी की फोटो दो ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो सके। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद छागी, यह तो बहुत अच्छा हुआ उनके गायब होने से पहले ही उसने फोटो खींच ली थी। अब उसको आसानी रहेगी ढूंढने में। यह सोचता हुआ वह वापस घर आया और उसने कैमरा ले जाकर थानेदार के सामने रख दिया। लीजिए साहब, यहाँ उनकी फोटो कैमरे में फोटो खींची थी। थानेदार ने तस्वीर को अपनी आंखों में रखा और हवलदार को बुलाया। कैमरे की जो फोटो है उसकी कॉपी करवा दो ताकि हम इसको हर थाने में भेज सके। अभी इसमें रील बाकी है साहब जी। थानेदार ने उसको घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। हवलदार बोला, ठीक है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। और उसने, जी साहब आप खड़े हो जाओ, मैं आपकी ही फोटो खींच लेता हूँ। थानेदार साहब ने मूंछों पर ताव दिया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और हवलदार ने फोटो क्लिक कर दी। हाँ जी साहब, एक और। उसने दोबारा क्लिक करने को किया, लेकिन यह क्या? सामने थानेदार साहब गायब हो गए। थानेदार साहब गायब थे। वह कहाँ चले गए? फोटो खिंचवाते खिंचवाते कबाड़ी भी परेशान हो गया। अभी तो हमारे सामने थे, फोटो भी खींची थी। उन्होंने कैमरे को फिर से देखा, नेगेटिव में खड़े थे लेकिन सामने नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। शायद कोई काम याद आ गया तो कहीं चले गए। कबाड़ी बोला, बिल्कुल यही हुआ था। कल मैंने फोटो खींची थी और उसके बाद से मेरे को अपनी पत्नी और बच्ची नहीं दिखाई दी और अभी आपने सांप की फोटो खींची और वह भी नहीं दिखाई दी। हवलदार बोला, कैसी बातें कर रहे हो? यह भी कोई बात हुई भला? और कैमरा कह रहा था, अरे कोई मुझसे भी पूछो भला, हम सब यही है, कहीं नहीं गए। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। हाँ बेटे चलेंगे। और उधर थानेदार साहब उन सब पर रौब झाड़ रहे थे। जरा खिसक कर बैठो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब 2-4 घंटे हो गए और थानेदार साहब नहीं मिले तो हड़कंप मच गया थाने में। हवलदार परेशान थानेदार साहब के गायब होने की रिपोर्ट लिखाए या फोटो निकालकर कबाड़ी की पत्नी बेटी का कैसे हल करे। थाने में से एक थानेदार गायब हो गया था और वह भी एक पल में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर हवलदार कैमरा उठाकर फोटोग्राफर के पास गया जिसके पास वह अक्सर जाया करता था और उससे उस रील को डेवलप करने के लिए बोला। फोटोग्राफर ने कैमरे को इधर उधर से देखा। बहुत पुराना कैमरा है यह तो, इसके अभी तक फोटो खींच रही है, कहाँ से मिला? हवलदार साहब हंसते हुए फोटोग्राफर को बोला और उसने कैमरे पर नजर डाली। अरे इसमें तो अभी भी रील खाली है, क्या करूं? चलो रील पूरी कर देते हैं, आप भी क्या याद करोगे हवलदार साहब। और उसने सामने खड़े हवलदार की फोटो खींच ली। फोटो खींचकर उसने जैसे कैमरा आंखों से हटाया, सामने से हवलदार गायब।
हवलदार गायब हुआ और फोटोग्राफर परेशान। अभी तो यही था। चला गया। उसने कैमरे में देखा हवलदार की फोटो थी, लेकिन उसने थाने में फोन किया है। शायद हवलदार देकर चला गया हो, लेकिन पता लगा हवलदार तो वापस आया ही नहीं। हवलदार को क्या हुआ? थाने में हड़कंप मचा हुआ है। थानेदार भी गायब है। फोटोग्राफर हैरान हो गया। अंदर हवलदार कह रहा था, सर आप यहाँ? तू भी आएगा पीछे पीछे? उसने देखा उसमें थानेदार की भी फोटो थी। फिर उसने और आगे देखा, एक बच्ची और उसकी माँ की फोटो थी जिसको वह डेवलप कराने आया था। मतलब कि उसका दिमाग परेशान हो गया। जिन जिन की फोटो खींची गई है सब गायब है। उसके मन में जिज्ञासा आई और उसने उससे पहले की फोटो देखी। वह फोटो किसी बुजुर्ग की थी। अरे यह फोटो तो शायद कहीं देखी है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, याद आया। 1-2 साल पहले अखबार में खबर छपी थी इस वृद्ध के गायब होने की। अचानक से कहीं गायब हो गया था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी और अखबारों में इसकी फोटो छपी थी। फोटोग्राफर हैरान रह गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और पीछे देखने लगा। फिर वो भाग गया, थाने गया और वहाँ सब कुछ बताया। उसकी बात सुन वहाँ पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत अधिकारियों की एक मीटिंग हुई और सीआईडी से वीर प्रताप सिंह को बुलाया गया। उन्हें सारा मामला समझाया गया। वीर प्रताप सिंह ने सबसे पहले कबाड़ी को बुलाया। कबाड़ी की तो हालत पहले से खराब थी। उसे पता लगा, वह दौड़ा आया। लगा शायद उसकी बेटी और पत्नी मिल गई, लेकिन यहाँ पर तो खबर कुछ और ही थी। यह कैमरा कहाँ से मिला तुम्हें? उसने बता दिया। तुरंत एक टीम रेखा जी के घर पहुंची और उनके ससुर के गायब होने की कहानी पूछी। वहां जाकर जो पता लगा वह यह था कि एक दिन घर में ही थे, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद उनको कैमरे में पहले की कुछ तस्वीरें दिखाई गई। यह किसकी है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है? वैसे तो हम नहीं जानते कैमरा कहाँ से खरीदा था, ज्यादा तो नहीं पता। कुछ दिन पहले ही पिताजी माउंट आबू घूमने गए थे और जब लौटे तो कैमरा साथ था और उसके तीसरे दिन ही वह गायब हो गए। वीर प्रताप के माथे पर बल पड़ गए। दोस्तों से संपर्क किया और एक दोस्त ने बताया कि ये कैमरा बताया तो था। उन्होंने एक कैमरा किसी गाइड से खरीदा था। शायद नेपाली का गाइड था कोई, बहुत कम पैसों में मिल गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। वीर प्रताप के लिए इतना क्लू मिलना काफी था और वह अपनी टीम माउंट आबू रवाना हो गया। कुल मिलाकर 3 गाइड मिले उन्हें जो नेपाली थे। इन सबको थाने में बुलाया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पहले तो सब मना करते रहे, लेकिन बाद में कड़ाई करने पर 22-23 साल के नेपाली ने स्वीकार कर लिया कि यह कैमरा उन्होंने ही बेचा था और ज्यादा कड़ाई करने पर उसने कबूल किया कि वृद्ध दंपति माउंट आबू घूमने आए थे। शरीर पर गहने और पैसा देख नेपाली का मन लालच से भर गया और उसने उनको कहा कि इतना गहना पहनकर घूमना ठीक नहीं, रूम में छोड़कर आए। अगले दिन पहाड़ी पर घुमाते उसने हमसे कहा कि बहुत अच्छा व्यू है, यह मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। वह बेचारे बुजुर्ग एक पहाड़ी के किनारे पर बैठे गए और उसने उनकी फोटो खींचने का बहाना किया और फिर फोटो खींचते खींचते दोनों को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। उनका पर्स लेकर होटल गया और उनके कमरे से उनके गहने लेकर अपने कब्जे में कर लिए। यह कैमरा उन दंपति का ही था। इसको उसने उसके अगले दिन ही बेच दिया था। यहाँ तक तो कहानी वीर प्रताप को समझ आ गई, क्योंकि रेखा जी के ससुर से पहले इसमें उसी दंपति की तस्वीर थी जो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, अलग अलग पोज में 3-4 तस्वीर। इसका मतलब यह कैमरा वांटेड है। वीर प्रताप को लगा इसकी तहकीकात करनी चाहिए, कैमरे में क्या राज है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर अपने एक दोस्त पाठक से मामले की गुत्थी सुलझवाने पहुंच गया। 10 मिनट
बहुत के ध्यान के बाद जो कहानी उसने बताई, क्योंकि आपने अंतिम समय में दंपति उस कैमरे की तरफ देख रहे थे और उनका सारा ध्यान उस कैमरे में था, तो मरते समय उनकी आत्मा उसी कैमरे में कैद रह गई, मुक्त नहीं हुई। अब जिसका भी उस कैमरे से फोटो खींचा जाता है वो कैमरे में ही उसको कैप्चर कर लेते हैं। यह तो बढ़िया कहानी है, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। यानी जिस लोगों की भी इसमें फोटो खींची है वह सब इसके अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीर प्रताप कहने लगे। मित्र पाठक मुस्कुराया। यह दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो लोग इस कैमरे के कैप्चर हुए हैं वह वापस कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो हुई नहीं। पाठक ने कहा, इसके लिए हमें पहले उन बुजुर्ग दंपति की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या कोई हल निकलेगा। अगर हम कैमरे को जला दे तो क्या उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, पाठक ने कहा, ऐसा मत करना, नहीं तो उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। अच्छा। वीर प्रताप ने ठंडी सांस ली। बुजुर्ग दंपति के बारे में उस होटल से पता किया गया। उत्तराधिकारी के नाम पर उनकी एक बेटी थी। जब उनको यह हादसा पता लगा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे तो लगा था उसके मम्मी पापा की मौत एक्सीडेंट थी, लेकिन यह तो उनकी हत्या की गई थी और हत्यारा उसके सामने था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वह उस नेपाली पर झपटी, लेकिन वीर प्रताप सिंह ने उसे रोक लिया। आप इसकी छोड़ो, इसको तो हम जो सजा देंगे। आप तो पाठक जी की मदद करें, अपने मम्मी पापा की आत्मा को बुलाइए ताकि हम उनकी मुक्ति का उपाय कर सके और बाकी लोगों की मुक्ति हो। अगले दिन सुबह सुबह पाठक चौकी पर बैठ गया। घंटे की क्रिया के बाद एक अजीब सी महक वातावरण में आई। ये परफ्यूम तो मम्मी लगाया करती थी। फिर बेटी की आंखें बंद हो गई और अब आ जाइए, क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे, क्यों बुलाया है मुझे? पाठक ने कहा, हमें पता है कि आप लोग कैमरे में ही कैप्चर हो, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को जिनकी फोटो खींची गई उनको क्यों कैप्चर कर लिया अपने साथ? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हम दोनों यहाँ अकेले थे, एक साथी भी बुलाया, वो भी बोरिंग। साल हो गया, जीवन काटे नहीं कट रहा था। हमें कुछ साथियों की जरूरत थी जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद भी किसी ने उस कैमरे से फोटो नहीं खींची। वो तो भला हो रेखा का। इतने दिनों बाद हमें अपने समय को बिताने के लिए कुछ नए साथी मिले। लेकिन यह तो गलत है ना? आपने जीते जागते लोगों को बिना उनका कोई अपराध हुए इस दुनिया से बुला लिया। हमारे साथ भी तो यही हुआ था। हमारा क्या अपराध था? पाठक आगे बोला, आपके अपराधी को हमने पकड़ लिया है, उसको सजा होगी और आपकी बेटी चाहती है कि आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। इसके लिए आप उसको उपाय बताइए ताकि वह कर सके। थोड़ी देर शांति रही और फिर सुबकने की आवाजें सुबुक सुबुक आने लगी। फिर कहा गया, कैमरे में से रील निकाल दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए और उसमें से हमारी फोटो और यह कैमरा दोनों ही पवित्र अग्नि यज्ञ में आहुति दे दी जाए और राख गंगा जी में बहा दी जाए, तो इसकी हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले दिन शहर के 4 परिवारों में खुशियां फिर से लौट आई थी। यह वीर प्रताप सिंह पाठक से प्रश्न कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आई पाठक। क्या? कि इतने सारे लोग एक साथ एक छोटे से कैमरे में रह कैसे रहे थे? पाठक हंसने लगा। तुम भी बुद्धू। अभी प्रताप, वास्तव में वह शरीर उसके अंदर नहीं गए थे। शरीर तो उनका हवा में ही था जो ओझल था। उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप में उस कैमरे में थी। वैसे एक बात है भाई, दोनों बुजुर्ग दंपति थे, बड़े ही जिंदा दिल। मरने के बाद भी साथियों की जरूरत थी। हंसते हुए प्रताप बोला, लेकिन थे बड़े पवित्र आत्मा।
उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ पाठक, कुछ सोचते हुए बोला। वीर प्रताप की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और वह केस सॉल्व कर अपने हेडक्वार्टर वापस जा चुके थे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हॉन्टेड कैमरे की कहानी? आपको अच्छी लगी है मुझे पता है, तो अब जल्दी से शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों के साथ। और कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट भी कर देना। कमेंट में बताइए कैसी लगी और आपको दूसरी कहानी किस टॉपिक की चाहिए बताना। और गाइस 0 व्यू आता है वीडियो में, 1-2 व्यूज आते हैं, तो आप लोग यार शेयर करो, दूसरे बंदों को भी दिखाओ, दूसरे फ्रेंड्स को भी दिखाओ यार, शेयर कर दो व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका टू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर। आज मैं आपको हॉन्टेड हाईवे की कहानी कहने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। हॉन्टेड हाईवे। राजपुरा इलाके की पुलिस आजकल बहुत ही परेशान थी। पिछले 1 साल से हाईवे पर हर रोज के हिसाब से लगभग 1 मौत हो चुकी थी, मतलब कि कुल मिलाकर 365। यह मौतें कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी, कौन कर रहा था? पुलिस अभी तक इस राज का पर्दाफाश नहीं कर पा रही थी। एक्सीडेंट भी ऐसे होते जो समझा ना आते। लोगों की मौत का कारण भी कई बार पोस्टमार्टम में ना था। पुलिस पिछले 3 महीने से लगातार गश्त पर लगी हुई थी। अपराधी अपराध करके चला जाता, पुलिस तपाली रह जाती। अब एक नए अधिकारी विनय रावत को जांच का जिम्मा सौंपा गया था। जवान ऊर्जा से भरपूर विनय रावत रोमांचक केसों में रुचि रखने वाला था। उसने बड़े बड़े खतरनाक केस सॉल्व किए थे। उसने एरिया जहां साल में कितने एक्सीडेंट हुए, कौन कौन लोग थे जो मारे गए, इस सब की जानकारी ली। पूरा एक नक्शा उस रास्ते का। तिथिवार और अन्य जानकारी लेने के लिए उसने पुरानी केस फाइल पढ़ना शुरू किया। पहली घटना थी 9 दिसंबर 2007, दिन मंगलवार, रात 8 बजे। पुलिस को सूचना मिली कि हाईवे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। पुलिस वहां पहुंची, जांच पड़ताल की। गाड़ी पेड़ से टकराकर नीचे खाई में गिर गई थी और उसमें बैठे 5 जन दूसरी दुनिया में कुछ कर चुके थे। गाड़ी में आग भी लगी। गाड़ी में आग नहीं लगी थी दोस्तों, सब कुछ सामान्य था। ऐसा लगता था कि ड्राइवर गाड़ी का संतुलन खो बैठा था। साधारण एक्सीडेंट मानकर सबने केस बंद कर दिया। अभी हफ्ता भी न बीता कि दूसरी दुर्घटना हो गई। इसी तरह हर मंगलवार एक एक्सीडेंट की खबर वहां से आने लगी और हर एक्सीडेंट में 4-5 लोग मृत्यु के काल में समा जाते। गाड़ी अपनी स्पीड में जा रही थी। गाड़ी में पति पत्नी, उनका एक बच्चा और बूढ़ी माँ थी। तभी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। रवसी ने जैसे तैसे बैलेंस ठीक किया और गाड़ी में ब्रेक मारे। की आवाज करती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक मारने से टायर सड़क पर कुछ दूर तक घिसड़ती चली गई थी, लेकिन गनीमत थी कि खाई में नहीं गिरी। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अभी वह गाड़ी से निकलकर देखने की सोच रहे थे कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी को पीछे से धक्का मार रहा है। वह देख पाते तब तक गाड़ी नीचे की ओर और फिर जोर का धमाका, धूम धड़ाक, और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके बाद
सारी सड़क पर जोर जोर से अट्ठासों की आवाज आने लगी, जैसे कोई खुशी मना रहा हो। थोड़ी देर बाद सब शांत था। गाड़ी अपनी रफ्तार से जा रही थी। यह 6 दोस्त थे जो एक खुली गाड़ी में मौज मस्ती के लिए घर से निकले थे। तभी एक दोस्त बादल ने गाड़ी रोकने को बोला। रुक रुक भाई, लोग, मुझे टॉयलेट जाना है। रोकते रोकते भी गाड़ी कोई 100 मीटर बाद जाकर रुकी। बादल बाथरूम करने गया, थोड़ा पीछे झाड़ियों की तरफ गया, मुड़कर गाड़ी की तरफ जाने लगा तो क्या देखता है? ये क्या? ये देखता है कि गाड़ी खाई की तरफ जा रही है। उसने आवाज मारी, ये क्या कर रहे हो? लेकिन लगता था किसी ने सुनी नहीं और उसके देखते देखते ही गाड़ी खाई में। भयंकर विस्फोट हुआ, धड़ाम। उसकी आंखों में भय तैर गया। भयंकर अट्ठासों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। डर के मारे वह पेड़ के पीछे छिप गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया गाड़ी को गिरते देख ठहाके लगा रहा है, जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। आश्चर्य और डर के मारे वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। सभी ने समझा कि दोस्तों के एक्सीडेंट से मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसकी रिपोर्ट दर्ज कर उसे वापस भेज दिया। यह एक पुलिस बहन थी जो मौके का मुआयना करने के लिए उधर घूम रही थी। अधिकतर मंगलवार को ही होते हादसे उनकी बेचैनी बढ़ा रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद लूटपाट के लिए कोई एक्सीडेंट करवा रहा है। पुलिस वैन जैसे ही मौका ये वारदात पर पहुंची, ऐसा लगा जैसे किसी ने गाड़ी की ही ऊपर उठा लिया। सभी भयभीत हो गए, सामने देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। 2 पुलिस वाले तो गाड़ी को खाई की तरफ जाते देख गाड़ी से कूद गए और गाड़ी एक धमाके के साथ सड़क से खाई में परखच्चे उड़ गए। दोनों पुलिस वाले जो कूदे थे वह भी इस धमाके के साथ साथ जंगल में गिर गए और उनके भी परखच्चे उड़ गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। यह देखने के लिए वास्तव में हुआ क्या था। और फिर से एक बार भयंकर आवाज गूंजने लगी। सबका अंजाम यही होगा, मेरे रास्ते में जो भी आएगा। धूम धड़ाक और फिर शांति। इन सभी एक्सीडेंट की जांच पड़ताल में सामने आया कि लूट की कोई वारदात नहीं हुई थी। सभी यात्रियों के शरीर पर जो जेवर वगैरह थे वह सुरक्षित थे और अगर किसी के पर्स वगैरह थे तब वह भी सही सलामत। मतलब साफ था कि लूटपाट का इरादा नहीं था। अब पुलिस ने दूसरे एंगल के ऊपर लग गई कि किसी ने दुश्मनी की वजह से तो नहीं किया और जितने भी एक्सीडेंट हुए थे क्या उन सब में कोई साम्य था, एकता थी? क्या इनकी लिंक जुड़ गई थी? किसी ने बदला लेने के लिए किया था? विनय रावत मरने वालों की तहकीकात की और एक आश्चर्यजनक बात सामने आई कि सभी लोग एक ही कॉलेज के पढ़े हुए थे। वह छात्र भी और वह परिवार भी और अन्य परिवारों की कुछ सदस्य भी, यानी कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वीना ने सभी के बारे में जानकारी शुरू कर दी और बाद में उस कॉलेज से संबंधित जो मुख्य बात पता लगी कि 2 साल पहले कुछ छात्र पिकनिक मनाने के लिए उस रास्ते पर गए थे और उनमें से एक की एक्सीडेंट और उसके ठीक है साल बाद यह दुर्घटना शुरू हुई है और वह मौत मंगलवार के दिन ही हुई थी। उसकी लाश भी नहीं मिली थी और सब लोग छानबीन कर वापस आ गए थे और एक्सीडेंट का केस समझ बंद कर दिया गया था। विनय उसके माँ बाप से मिला और उस लड़के मोहन के बारे में पूछताछ की, उसके दोस्तों के बारे में पूछताछ की और अब उसके दिमाग में बहुत बड़ी योजना चल रही थी। वह एक सिद्ध योगी बाबा के पास गया और उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा
काम तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी मदद करेंगे। और अगले मंगलवार के लिए उन्होंने अपनी कार्रवाई करने का निश्चय किया और फिर वह मौके का मुआयना करने के लिए हॉन्टेड हाईवे पर गया। उसने वहां का रास्ता रोक दिया ताकि कोई सवारी पैसेंजर उस रास्ते से ना गुजरे। योगी बाबा ने साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली। सभी लोगों ने, ये एक पुलिस जीप थी जिसमें हर तरह से प्रशिक्षित कुछ जवान थे जो कोई भी मौका देखकर एक्शन ले सकते थे। जीप अपनी गति से जा रही थी और जवान मस्ती में गाने गा रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें यह जाहिर नहीं होने देता था कि आगे क्या होने वाला है। निश्चित स्थान पर जीप के आते ही एक बवंडर सा आ गया और फिर उनकी जीप हिलने लगी। जवान जो कि पहले से ही तैयार फुर्ती से सड़क की साइड जंप मार गए और इसी के साथ एक धुआं वातावरण में फैल गया। इसकी आड़ लेकर कि वह सभी झाड़ियों के पीछे छिप गई। जीप धूम धूम धड़ाक और उछलकर खाई में। तभी अट्टहास की आवाज गूंजने लगी। कोई नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा सब मारे जाएंगे। एक काला साया जमीन से कोई 20 फीट की ऊंचाई पर हवा में लहरा रहा था और उसके चारों तरफ जैसे कोई बवंडर उठा रहा था। और सिद्ध योगी बाबा का काम शुरू हुआ। बाबा ने अपने कमंडल में से गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ा और फूंककर साए पर फेंका। साया एकदम धम से धम की आवाज करता हुआ जमीन पर गिर गया और थोड़ी दूर तक लुढ़का, लेकिन जल्दी ही संभल गया और उठ खड़ा हुआ। कौन है जो मेरे रास्ते में जा रहा है? कौन है? सामने आओ। कौन है मेरे रास्ते में आ रहा है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज भयंकर हो गई। तब तक वहां से धुआं हटा गया था और चारों जवानों ने चारों तरफ से मोजा संभाल लिया था। अब उसके चारों ओर जवान मसाल लिए हुए खड़े थे और एक साइड में योगी बाबा रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र जाप कर रहे थे और मंत्र पूरा होते ही बार बार साए की तरफ फेंकने लगे। वह चिल्लाया, चिंगाड़ा, छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को। तीसरी बार फिर मंत्र फेंका और वह साया फिर से जमीन पर गिर गया और अब वह अपनी असली शक्ल में आ चुका था। वह एक 20 साल का सीधा साधा गांव का लड़का था। तुम मोहन हो? बाबा ने प्रश्न किया। हाँ, मैं मोहन हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम सभी लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम्हारी सब लोगों से क्या दुश्मनी है? तुम तो एक्सीडेंट में मरे थे ना, तो तुम जानते हो ना कि एक्सीडेंट में कितने घर बर्बाद होते हैं। हाँ, पर वो एक्सीडेंट नहीं था, मुझे जानबूझकर मारा गया था। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम कौन हो? सिद्ध बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे यहाँ भेजा है। वह तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुम्हारी आत्मा की शांति चाहते हैं। तुम्हारा शरीर नहीं मिला था, इसीलिए वह तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। शांत होकर अपनी कहानी बताओ, हम तुम्हारी मुक्ति का उपाय करेंगे। इस बात ने मोहन को भावुक कर दिया और वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और उसने जो कहानी बताई। गांव में शुरू से ही बुद्धिमान था और जब शहर में पढ़ने आया तो कुछ पैसे वाले लड़के हमेशा उसकी खिल्ली उड़ाते। वह कहता कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे 1 साल के अंदर ही और सभी की नजरों में छा गया। यह बात उन घमंडी लड़कों को हजम नहीं हुई और उसमें दोस्ती का बहाना किया। एक दिन पिकनिक का इंतजाम किया। वो मुझे भी साथ पिकनिक मनाने के लिए ले गए और फिर उन्होंने मिलकर मेरे कुछ खिलाया
और इस स्थान पर गाड़ी रोक के उसके बाद सभी मेरे को मारने लगे। तूने हमारी बड़ी बेइज्जती की है और उसका बदला लेंगे। मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, छूटने की, पर मैं सफल नहीं हुआ और फिर उन्होंने मुझे मरा हुआ जानकर यही गड्ढा खोदकर गाड़ कर दबा दिया और उसके बाद गाड़ी को पेड़ से टकरा दिया और खबर फैला दी कि एक्सीडेंट में मैं खाई में गिर गया था। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। लेकिन उस दिन के बाद से वह यहाँ से उनमें से सिर्फ 4 छात्र गुजरे थे, एक अभी भी बाकी है। बाबा ने कहा, उसके लिए तुमने बहुत से निर्दोषों को भी मारा है और उनका घर बर्बाद कर दिया। तुम्हें अपनी आत्मा की शांति चाहिए, वह बदला लेकर नहीं मिलेगी। तुम्हारे माँ बाप बहुत दुखी है। तुम हमें वह स्थान दिखाओ, हम वहां से तुम्हारा शव निकाल कर उसकी गति कराए। मोहन ने वह जगह अंकित कर दी और सिलसिला लेने लगा। बाबा ने उसके ऊपर मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़का और वहां हवा में गायब हो गया। उसके बाद टीम ने मिलकर वहां खुदाई की। वहां से एक कंकाल निकला जो उसके माँ बाप को सौंप दिया गया, जिसकी उन्होंने हरिद्वार जाकर संस्कार किया और मोहन की आत्मा के लिए प्रार्थना की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताइए। और गाइस, मैंने नया माइक लिया है, आपको साउंड क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट कर बताना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हेलो, प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल के अंदर एक बार फिर से। तो आज मैं आपको कहानी कहने जा रहा हूँ जूनागढ़ के जंगल की। तो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम रमन है और मैं भावनगर में रहता हूँ। हमारा केबल का बिजनेस है और आज मैं आप सबको उस किस्से के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। जूनागढ़ के गिर जंगल में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहाँ मुझे जानवर तो ज़्यादा नहीं दिखे, पर नाखून से मांस नोटती चुड़ैल मिल गई। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं यह रियल स्टोरी शेयर करने के लिए जिंदा हूँ। 2 साल पहले की बात है। मंजीत दोपहर 2:30 बजे मेरे घर आया और उसने कहा कि चलो जूनागढ़ घूमने जाने का प्लान बना है। मैंने कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर मंजीत उन दोस्तों में से नहीं है जो अपनी आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मुझे 2 घंटे बहस करके जूनागढ़ ट्रिप चलने के लिए मना ही लिया। जरूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन में जूनागढ़ के लिए निकल पड़े। रूम ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। तो वहां जाकर थोड़ी देर आराम करके हम फौरन गिर जंगल की ओर निकल पड़े। मेरे साथ मंजीत, गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे। तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पर गई। वहाँ दूर एक हिरण पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरण का पैर नहीं था। उसके पास जाने का दिल किया। मैं अकेला ही नदी के ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरण ने पलट कर देखा। मुझे लगा अब यह डर कर भाग जाएगा, पर वह हिरण तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए उसने अपना रूप बदला और हिरण से वह काली साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। मैं अपने दोस्तों की ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया।
और वह मेरे सीने पर बैठ गई। मैं बावलों की तरह चीखें मारने लगा। मेरे दोनों दोस्त, हमारा टूर गाइड दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे जमीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देखकर वह चुड़ैल भागकर दूर खड़ी हो गई थी। मैंने उन तीनों से कहा कि वह सामने रही डरावनी काली साड़ी वाली चुड़ैल, उसी ने मुझ पर हमला किया। मंजीत, गोविंद और हमारा टूर गाइड एक दूसरे की ओर देखने लगे और मेरे पर हंसने लगे। क्योंकि दोस्तों उन लोगों को वह भयानक चुड़ैल दिख ही नहीं रही थी। छाँव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। घूमते घूमते शाम हो गई। करीब 6 बजे हम होटल की ओर लौटने लगे। मैंने मुड़ कर देखा तो पाया कि वह चुड़ैल अब भी हमारा पीछा कर रही थी, पर वह सिर्फ मुझको ही दिख रही थी। अगले दिन सुबह हम निडर रहकर रात में 10 बजे तक सो गए। होटल में करीब रात के 3 बजे हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझको लगा कि कहीं दरवाजे पर वह चुड़ैल ही होगी, इसीलिए मैंने मंजीत और गोविंद को जगा दिया और दरवाज़ा खोलने को कहा। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो हमने देखा कि वेटर खड़ा था। उसे देखकर मेरी सांस में सांस आई। वेटर ने मेरा नाम पुकारा और कहा कि आपके पिता बाहर पार्किंग में खड़े हैं, वह आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं समझा कि शायद पापा मुझे सरप्राइज देने जूनागढ़ आ पहुंचे होंगे। मैं फौरन दौड़ता हुआ नीचे भागा और मेरे दोनों दोस्त आंखें मलते हुए फिर से सो गए। नीचे जाकर देखा तो पापा ही थे। मैं उनसे गले मिला, पर अचानक पापा का रूप बदल गया और हकीकत में वह तो गिर जंगल वाली चुड़ैल थी जिसने जाल बिछाकर मुझे वहां बुलाया था। मेरे मुंह से आवाज निकले उसके पहले वह मुझे बालों से घसीटकर गिर जंगल की ओर ले जाने लगी। मैं तो अधमरा हो गया था। अब मैं उस चुड़ैल की कैद में था। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। जंगल में उसी नदी किनारे पड़ा था। वह चुड़ैल मुझे नाखूनों से नोचने लगी और काटने लगी जैसे कि मैं उसका खाना ही हूँ। तभी अचानक एक विकराल प्रेत आया और वह उस चुड़ैल पर हमला करने लगा। शायद वह दोनों मुझे खाने के लिए ही जगड़ रहे थे। मेरा डर का एहसास मर चुका था। मुझे पता था कि अब इन्हीं दोनों में से एक मेरी जान निकालने वाला है। भीषण लड़ाई में उस प्रेत की जीत हुई और वह चुड़ैल हार मानकर कहराती हुई अदृश्य हो गई। अब वह प्रेत मुझे खाने के लिए शायद मेरे पास आ रहा था। उसके पैरों की आहट मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। उसने मुझको मेरे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया और घसीटते हुए उसने मुझको हाईवे पर लाकर फेंक दिया। मैं जान लगाकर भागता दौड़ता होटल तक आया और अपने दोस्तों को जगाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने लगा, पर वह दोनों तो इस बात से मुंह मुकर गए। रात में किसी वेटर ने दरवाज़ा खटखटाया था और मैं कमरे से बाहर भी गया था। शायद मैं यह कभी साबित ना कर सकूं कि मैंने किस प्रकार का आतंक झेला था, पर उस रात में मौत के मुंह से वापस आया था। कोई माने या ना माने, यही उस रात की सच्ची हकीकत है। इतना दर्द और तकलीफ सहने के बाद भी मेरे शरीर पर एक भी खरोच का निशान नहीं आया था। यह भी एक हैरत की बात थी। तो कैसी लगी गाइस कहानी, आपको कमेंट कर बताएं। और दोस्तों यार वीडियो को शेयर कर दो, और आपके पास भी ऐसी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर करें और मुझे फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, धन्यवाद और वंदे मातरम। दोस्तों दूसरी कहानी कहने जा रहा हूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मुर्दे खाने वाली चुड़ैल का प्रेत का शिकंजा। मेरा नाम बाबुल घोष है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है,
और अनगिनत नौकरियों से निकला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इस समय मैं 25 का हो चुका हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोल रहे थे कि बेटा तू शायद जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पलेगा। मुर्दा खोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली कूटी सुना रहे थे। तब दोस्तों मैं गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका पर कोई काम नहीं मिला। दोस्तों कहानी पूरी सुनिएगा तो ही मजा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं कहानी कहने जा रहा हूँ और आपको 100% मजा आने वाला है, गारंटी के साथ। अंत में निराश होकर एक कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढ कर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर फटकने की आवाज आने लगी। मैं झांक गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं चुपचाप कर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र में से मुर्दा निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वो एक दिल दहला देने वाला नजारा था दोस्तों। उस वैसे मंजर को देखकर डर से मेरे हाथ पांव फूल गए थे और धड़कने बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। दिखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का गोश्त और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ के लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वही गले लगा के खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में था, पर पता नहीं कि उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास आकर वह भयानक औरत रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह अब मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं इसका खाना हूँ। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद मैं वहां से पागलों की तरह भागा। वो भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया। वह भयानक चुड़ैल वही मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। दोस्तों उस टाइम क्या हुआ था मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। उसने इस बार गुस्से में मुझे बालों से और मेरी गर्दन में उसने दांत गड़ा दिए। मैंने आखिरी मरणतोल चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर
सनसनाटा चांटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन से लेटे लेटे सामने देखा तो वहाँ मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त मुझे बोल रहे थे। वह शब्द इस प्रकार। मेरे पापा बोले, कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता जा रहा है। और बेशर्म, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी होगी, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। तो गाइस, मुझे एक बात समझ आ गई है कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करे, उनकी बात दिल पर लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं। और जिनसे चुड़ैल भी डरती है, ऐसे बाप का बेटा होने पर मुझे गर्व है। मेरे पापा गुस्सा होने पर मुझे पीटते जरूर है, पर मुझसे प्यार भी उतना करते हैं। लव यू पापा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? तो गाइस, वीडियो को शेयर कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। सभी दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए बाय बाय। जयेश मामा का डरावना भूत। मेरा नाम किशन मोतीवरस है। मैं सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा अधिक समय हॉस्टल में ही बीतता है, पर छुट्टियों में मैं पास ही अपने घर जाफराबाद जाता हूँ। मेरे जयेश मामा जी जीईबी कर्मचारी थे। मेरे जयेश मामा दिखने में खूब काले और हाइट में लंबे थे। उन्हें खाने में कुछ भी दे दिया जाए वह जानवरों की तरह खा लेते हैं। उन्हें स्वाद की कोई समझ नहीं थी। जयेश मामा को शादी का बड़ा चस्का था, पर खुद का चांडाल जैसे दिखते थे तो उनके सामने कोई भी लड़की देखती नहीं थी। अब हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जयेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे टोकते रहते कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी स्मशान यात्रा में शरीक हुए थे। वही मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था, जिसके बारे में मैं सबको बताता फिरता हूँ। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज़ दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर भी बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जयेश मामा की आवाज़ थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज़ इतनी रात में क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर तो मैं चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फ़ोन रिसीव किया। वह फ़ोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे पापा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सकता उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फौरन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गए। वहां उनकी आधी जली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वही थे। मैं उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइन का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया। मेरे मामा ने मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाता था, पर वह कभी मेरा बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जयेश मामा की भूत की ही आवाज़ सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर मुझे जयेश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक, दुख
और खौफ डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोचकर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जयेश मामा की अग्नि दाविदी थी, वहां मैं भी गया। सारे सगे संबंधी लकड़ियां लगा रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर जयेश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। सब ने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस स्मशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जयेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जयेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और आंसू फूल गई। मैं बेतहाशा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जयेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद जयेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालकर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यका मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहां 16 GB की नई पेन ड्राइव थी। दोस्तों, 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जयेश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझे से बात करना चाहते हैं। उन्हें मुझे कोई मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे जयेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्जाम में अच्छे लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट जरूर मुझ तक पहुंचा देना। दोस्तों, मेरे जयेश मामा ने मरकर भी अपना वादा निभाया। उस दिन मुझे पता नहीं था कि कुछ दिनों बाद मेरे जयेश मामा के साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे भेजी है किशन मोतीवरस ने। तो ये किशन मोतीवरस की स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को 100% शेयर करिए गाइस। मैंने बनाने में बहुत टाइम बिताया यार, आपके लिए मैंने कहानी बनाई। और आप कहोगे किसने बोला था भाई कहानी बनाने को? तो मैंने यार आपके लिए बना दी यार, आपने सुनी भी, एंजॉय भी की। तो यार शेयर कर दो ना प्लीज यार, व्यूज ही नहीं आते इसीलिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और आपके पास भी ऐसी स्टोरी हो तो मुझे फटाफट भेजिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर, ठीक है? और फॉलो भी कर लीजिएगा। मेरे यार अभी तक 500 फॉलोवर ही हुए हैं। बाय बाय।